दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन के बाद से ही महंगाई ने आम जनता को परेशान कर दी है। जी हां, लोगों के लिए सफर करना भी पहले से महंगा हो गया है। जी हां, लॉकडाउन के बाद से ही निजी सवारियों का किराया बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली बसों का काफी बुरा हाल है। इन क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को ड्राइवर और कंडक्टर के मनमानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, ये लोग आम यात्रियों से मनमाना ढंग से किराया वसूल रहे हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी काफी बढ़ गई है। मनमाने किराए को लेकर जब यात्री इनका विरोध करते हैं तो फिर मनमानी करने वाले ड्राइवर उन्हें बस में भी बैठने नहीं देते हैं। यह यात्रियों की परेशानी के बाद भी ऐसे बसों पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन किरायों में 10 से 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। इस तरीके से ऑटो, निजी वाहन, बस, रिक्शा, ई रिक्शा, इन सब के चालकों ने पहले की तुलना में किराया बढ़ा दिया है। इस अतिरिक्त किराए का बोझ अब आम जनता को झेलना पड़ रहा है। कई महीनों तक यात्री वाहन बंद रहने के कारण उनके चालकों को काफी नुकसान हुआ था। दोस्तों क्या आपके पास राशन कार्ड है? यदि इसका जवाब हां में है तो फिर आगे की खबर आपके लिए काम की है। जी हां, दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश पर कई राज्यों में राशन कार्ड को आधार या फिर बैंक खाता से लिंक करने का काम जारी है। जी हां, यही नहीं, नए राशन कार्ड के साथ साथ पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने का काम भी किया जा रहा है। यहां आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि यदि आपका राशन कार्ड आधार या फिर बैंक खाते से अभी तक लिंक नहीं हुआ है या फिर कुछ दिनों से आपका राशन कार्ड सस्पेंड चल रहा है तो फिर आप सचेत हो जाएं। जी हां, और 31 मार्च तक अपना राशन कार्ड अपडेट कराने का काम पूरा कर लें। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में राशन कार्ड अपडेट को लेकर काम अभी भी जारी है। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने तो इस संबंध में सूचना जारी करने का काम किया है। बिहार में यदि 31 मार्च तक आधार से राशन कार्ड लिंक नहीं हुआ तो फिर राशन कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। देश के कई राज्यों में आपूर्ति कार्यालयों में जाकर या नहीं तो फिर आप घर बैठे ऑनलाइन आधार को राशन कार्ड से लिंक कराने का काम कर सकते हैं। जी हां, केंद्र सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड पर अंकित सभी पारिवारिक सदस्यों का आधार नंबर अब जरूरी हो गया है और यह काम आपको 31 मार्च 2021 तक पूरा कर लेना है। जी हां, इस तारीख के बाद आपका राशन कार्ड यदि आधार से लिंक नहीं पाया गया तो फिर उसे ब्लॉक करने का काम कर दिया जाएगा। जी हां, आप यदि इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो फिर जल्द ही राशन कार्ड को आधार से या फिर अपने बैंक खाते से लिंक करने का काम कर दें। यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो फिर आप टोल फ्री नंबर 1800-3456-194 या फिर 1967 नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको आपके राशन कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों मौसम में आए बदलाव के कारण एक बार फिर से बिहार में धूप और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल शुरू हो गया है। जी हां, जिसके कारण बिहार में एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दे दी है। जब पिछले 3 दिनों में सुबह में निकलने वाली अच्छी धूप गुरुवार को काफी कमजोर पड़ गई। सुबह में वातावरण में काफी ठंड होने के कारण सीमांचल, मिथिलांचल समेत राजधानी पटना के मैदानों एवं सड़कों पर बहुत कम लोग नजर आए। इस तरीके की स्थिति 1-2 दिनों तक बनी रहने की उम्मीद है। जी हां, पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के कारण एक बार फिर से प्रदेश का मौसम प्रभावित हो रहा है। जी हां, चक्रवात के बांग्लादेश की ओर से बढ़ने का आसार है। जी हां, उसके बाद राज्य यानी कि बिहार का मौसम साफ हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव अभी भी जारी रहेगा। जी हां, 15 फरवरी के बाद राज्य का आकाश साफ हो जाएगा। जी हां, इसके बाद अच्छी धूप निकलने लगेगी। बदलते मौसम में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बढ़ गई है। जी हां, खासकर बच्चे और बुजुर्ग परेशान हैं। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि बदलते मौसम में लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। जी खासकर बुजुर्गों को तथा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों को स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों आम बजट के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। जी हां, पेट्रोल ₹1.26 और जबकि डीजल ₹1.27 प्रति लीटर महंगा हो गया है। जी हां, आज पेट्रोल की कीमत ₹91 से अधिक जबकि डीजल की कीमत भी ₹83 से अधिक प्रति लीटर पर पहुंच गई है। यह बिहार की रेट है। जी हां, 10 दिनों के अंदर 5 दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। जी हां, महज 5 दिनों के अंदर ही पेट्रोल और डीजल की कीमत में ₹1.26 और ₹1.27 प्रति
लीटर की वृद्धि हो गई है। जी हां, आम बजट के बाद किसी भी दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं आई है। आपको बता दें कि आम बजट 2021-22 में पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः ₹2.50 और ₹4 प्रति लीटर की दर से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया गया है। साथ ही कहा गया था कि इन उत्पादकों की खुदरा कीमतों में कोई भी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि इन पर लगने वाले सीमा शुल्क या फिर उत्पाद शुल्क में इसी हिसाब से कटौती भी की गई है। दोस्तों, बिजली विभाग कई बार अपने कारनामों से सुर्खियां बटोर लेता है। जी ये अलग बात है कि उसके कारनामों का खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। जी ऐसा ही एक मामला गया जिला के इमामगंज प्रखंड से सामने आया है। जी प्रखंड निवासी संतोष साव गोलगप्पा बेचने का काम करते हैं। जी हाँ, उन्हें 1-2 हजार नहीं बल्कि पूरे ₹2.25 लाख का बिल थमा दिया गया। जी इससे संतोष साव हैरान परेशान हो गए। संतोष साव की माने तो वे एक ही बल्ब जलाते हैं। जी इसी के लिए उन्हें एक माह का बिजली बिल ₹1,75,412 का थमा दिया गया। जी हां, इतना अधिक बिल देखकर संतोष साव के हाथ पांव फूल गए। वे मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। जी हां, स्थानीय बाजार वासियों ने बिल सुधार करके माफ हो जाने का संतावना देकर उन्हें शांत कराया। जी हां, संतोष साव ने बताया कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। जी हां, एक बार फिर भी पहले भी बिल गलत आ गया था। बिजली विभाग में उसकी शिकायत करने के बाद उसमें सुधार किया गया था। जी हां, तब भी 11,000 बिल जमा किए गए थे। दोस्तों, बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद भाजपा के अंदर सियासत चरम पर है। जब पार्टी के बाहर विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने प्रदेश नेतृत्व और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समर्पण दिवस पर ज्ञानू ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर सीधे जातिवाद करने का आरोप लगाया है। जी उन्होंने कहा है कि भाजपा ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, लेकिन सवर्ण समाज के नेता को एक भी पद नहीं दिया गया है। जी ज्ञानू ने कहा है कि पैसा लेकर कई विधायकों को मंत्री बनाया गया है। ज्ञानू ने कहा है कि जब मैंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को फोन किया तो फिर उनका कहना था कि सीएम नीतीश कुमार आपको अपने मंत्रिमंडल में लेना नहीं चाहते थे। जी हां, मैं इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करूंगा। आगे उन्होंने कहा कि बेतिया और मोतिहारी जिले से केवल अपनी ही जाति के लोगों को प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री क्यों बनाया है, जी इसका जवाब दें। अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात कोई नहीं मानता है तो फिर वो इस्तीफा दें। ज्ञानू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर पूरे मामले में शिकायत करने की बात कही है। जी उन्होंने कहा कि हम पार्टी को बचाना चाहते हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बिहार में पार्टी की दुर्दशा से अवगत कराएंगे। दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कल इस बात पर अफसोस जताया है कि देश में कुछ लोगों की ओर से मुसलमानों को पराया करार देने की संगठित कोशिश की जा रही है। जी हां, लेकिन भारत का बहुलवादी समाज सदियों से एक सच्चाई है। अपनी पुस्तक बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ पर परिचर्चा में अंसारी ने कहा है कि उनका मुसलमान होना मायने नहीं रखता है, बल्कि उनकी पेशेवर योग्यता मायने रखती है। जी हां, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को पराया करार देने की कुछ खास वर्गों की ओर से संगठित कोशिश की जा रही है। क्या मैं नागरिक हूं या नहीं? यदि मैं नागरिक हूं तो फिर मुझे उन सभी चीजों का लाभार्थी होने का हक है जो नागरिकता से मिलती है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि भारत में बहुलवादी समाज सदियों से अस्तित्व में है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि वे और अंसारी दुखी है क्योंकि पिछले कुछ सालों के घटनाक्रम उन लोगों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं जो मुसलमान हैं। जो उन्होंने कहा कि वे खतरा महसूस करते हैं, इसलिए वे पीछे हट रहे हैं। जे पी चिदंबरम ने आरोप लगाया है कि भारत में मुस्लिम पहचान को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और वर्तमान शासन उन्हें सातीर तरीके से निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जी इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जी इस बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोरोना टेस्ट को लेकर हमला किया है। उन्होंने कोरोना टेस्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जी उन्होंने ट्वीट करके एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की जांच को सामने रखा है। जी उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार में हुए कोरोना टेस्ट को झूठा बताया है। वही नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री के दावे को भी झूठा बताया है। जी उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा जमीनी सच्चाई से अवगत कराने के बावजूद भी सीएम और फिर स्वास्थ्य मंत्री बड़े अहंकार से दावे करते थे कि बिहार में सही टेस्ट हो रहे हैं। यह टेस्टिंग के झूठे दावों के पीछे का असली खेल अब सामने आया है और फर्जी टेस्ट दिखाकर नेताओं और अधिकारियों ने अरबों रुपए का भारी बंदरबांट किया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि इंडियन एक्सप्रेस में जांच में साफ हो गया है कि सरकारी दावे के उलट कोरोना टेस्ट हुए नहीं और मनगढ़ंत टेस्टिंग दिखाकर अरबों का हेराफेर कर लिया गया।
दोस्तों बिहार की एनडीए की नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। जी वे बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। जी बुधवार को उन्होंने नीतीश कुमार सरकार में उद्योग मंत्री का पदभार भी ग्रहण कर लिया है। जी लेकिन उनकी एक पहचान और है। जी शाहनवाज की राजनीति की तरह उनकी लव स्टोरी भी कम रोचक नहीं है। जी कम लोग ही जानते होंगे कि वे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कारण राजनीति से बॉलीवुड में भी जाते जाते रह गए थे। जी वैलेंटाइन वीक में नेताओं के इश्क की बात हो और शाहनवाज हुसैन की चर्चा ना हो, यह भला कैसे हो सकता है। बात उन दिनों की है जब बिहार के सुपौल में स्थित विलियम्स हाई स्कूल में 12वीं तक की शिक्षा लेने के बाद साल 1986 में आगे की पढ़ाई के बाद शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली के पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज में नामांकन कराया था। जी हाँ, वहां पढ़ाई के दौरान वे दिल्ली रोडवेज की बस से कॉलेज जाते थे। जी इसी बस में उन्हें एक खूबसूरत लड़की दिखी। जी ये पहली नजर में प्यार का मामला था। फिर क्या था, शाहनवाज हुसैन ने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। शाहनवाज हुसैन एक बार भरी भीड़ में बस में अपनी सीट उन्हें ऑफर कर दी। जी हां, धीरे धीरे बातचीत होने लगी। शाहनवाज अब लड़की के करीब आ चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जाना कि उनका नाम रेनू है, फिर वे परेशान हो गए। जी हां, प्यार के इजहार के बीच धर्म आड़े आ गया। जी फिर भी शाहनवाज ने हिम्मत नहीं हारी। अब तक वे रेनू के घर आने जाने लगे थे। जी हां, रेनू के परिवार के सदस्य उन्हें पसंद करने लगे थे, लेकिन शाहनवाज अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे थे। जी हां, अंत में शाहनवाज ने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन रेनू ने अलग धर्म होने की वजह से इसे ठुकरा दिया, इनकार कर दिया। लेकिन हाँ, दोस्ती बरकरार रखी। जी हाँ, इसके बाद शाहनवाज हुसैन को आगे की कोशिशों में परेशानी नहीं हुई। जी हाँ, बात परिवार तक जा चुकी थी। शाहनवाज हुसैन करीब 9 साल तक रेनू और उनके परिवार को समझाते रहे शादी करने के लिए, लेकिन अंत में कोशिश रंग लाई और साल 1994 में दोनों ने शादी कर ली। आज शाहनवाज हुसैन और रेनू के 2 बच्चे आबिद हुसैन और अरबाज हुसैन हैं। जी हाँ, उनके घर में ईद और होली दिवाली दोनों धर्मों के त्यौहार मनाए जाते हैं। दोनों के बीच की बॉन्डिंग को लेकर रेनू पहले भी कई बार कह चुके हैं कि शाहनवाज बेहद प्यारे, सरल और हंसमुख इंसान हैं। ये तो हुई शाहनवाज हुसैन की लव लाइफ की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं रोका होता तो आज शाहनवाज हुसैन अमिताभ बच्चन या शाहरुख सलमान की तरह बॉलीवुड में हीरो भी बन सकते थे। जी बात उन दिनों की है जब शाहनवाज वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। उस दौरान कुछ बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं ने उनसे संपर्क किया था। जी वे शाहनवाज को हीरो के लीड रोल में लॉन्च करना चाहते थे। जो एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में शाहनवाज हुसैन ने इसकी जानकारी दी थी। शाहनवाज हुसैन ने इसको लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से बात की, जिस पर वाजपेयी ने कहा कि वे राजनेता ही अच्छे लगते हैं, हीरो नहीं बने। यह फिल्मों में जाने की बात छोड़ दें। इसके बाद शाहनवाज ने बॉलीवुड जाने की इच्छा को त्याग कर दिया। जी अटल बिहारी वाजपेयी के खास सहयोगी रहे शाहनवाज हुसैन का जन्म 12 दिसंबर 1968 को बिहार के सुपौल जिले में हुआ था, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर का आरंभ 1999 में 13वें लोकसभा चुनाव के दौरान शुरू किया था। जी वे केंद्र सरकार में कई विभागों के मंत्री रहे। जी वे साल 2004 के आम चुनाव में हार गए। जी फिर 2006 में भागलपुर लोकसभा सीट से सांसद बने। आगे 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद शाहनवाज हुसैन चक्रीय राजनीति से हाशिए पर चले गए थे। जी 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट तक नहीं मिला था। जी बीजेपी उनकी सेवा बतौर प्रवक्ता लेती रही। अब एक बार फिर से बिहार की सक्रिय राजनीति में उदय हुआ है। जी हाँ, मंगलवार को शाहनवाज हुसैन ने बतौर मंत्री बिहार की एनडीए सरकार में शपथ ग्रहण किया। जी हाँ, उन्हें उद्योग विभाग दिया गया है। उन्होंने बुधवार को पदभार ग्रहण भी कर लिया है। जी शपथ और पदभार ग्रहण करने के दौरान उनकी पत्नी रेनू भी साथ में रही। दोस्तों पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम को आसान और फिर पारदर्शी बनाने के लिए 1 मार्च से पूरे राज्य में यानी कि पूरे बिहार में एम पासपोर्ट ऐप लॉन्च हो जाएगा। एम पासपोर्ट ऐप पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए सभी जिलों के दारोगा, एसपी, डीएसपी और फिर एसएसपी को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जी 8 फरवरी को प्रशिक्षण खत्म हुआ है। जी सभी थानों में एक टैबलेट दिया जा रहा है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्रवीण मोहन शाह ने बताया कि राज्य के थानों में 1350 टैबलेट बांटने का काम चल रहा है। जी अभी पासपोर्ट वेरिफिकेशन में कम से कम 21 दिन लगते हैं। एम पासपोर्ट ऐप की मदद से 10 दिन से भी कम समय में वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा। अभी पुलिस मुख्यालय से एसपी ऑफिस और फिर थाने तक जाने में कम से कम 21 दिन लग जाते हैं।
दोस्तों बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया है। इसके साथ ही मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा करा दिया गया है। इसी क्रम में बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव नितिन नवीन को बुके देकर पदभार ग्रहण कराया गया। नितिन नवीन जब अपने कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता की तस्वीर भी साथ में लेकर गए थे। इसके बाद उन्होंने पिता की तस्वीर को अपने बगल में स्थापित किया। नितिन नवीन के पदभार ग्रहण करने से पहले उनके कार्यालय में एक ब्राह्मण की टीम भी वहां पहुंची थी। उन सभी ने मंत्र उच्चारण कराया और फिर शंखनाद भी किया। वही मंत्री नितिन नवीन ने इस दौरान अपने बयान में कहा कि वे राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करेंगे और आत्मनिर्भर बिहार के सपने को पूरा करेंगे। दोस्तों पिछले दिनों नीतीश कैबिनेट में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन की एक मंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही 17 साल का वनवास टूट गया। शहनवाज की वापसी को लेकर पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोर शोर से चल रही थी। इसका कारण यह था कि सबसे कम उम्र में वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी की केंद्रीय राजनीति में सैयद शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी और सैयद जफर इस्लाम जैसे चंद मुस्लिम चेहरे ही हैं। इसके बावजूद भी बीजेपी आलाकमान ने उन्हें राज्य की राजनीति करने के लिए भेजा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चहेतों में से एक शहनवाज हुसैन पिछले कुछ सालों से पार्टी में हाशिए पर चल रहे थे। शहनवाज हुसैन 1999, 2006 और 2009 में 3 बार लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। और वाजपेयी सरकार में नागरिक उड्डयन और फिर कपड़ा मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इनमें सालों बाद अगर शहनवाज हुसैन की वापसी भी हुई तो फिर वह भी राज्य की राजनीति में क्यों? आपको बता दें कि सैयद शहनवाज हुसैन एबीवीपी छात्र संगठन से लंबे समय तक जुड़े रहे। 1989 से 1990 में किशनगंज की एक जनसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की एक नजर इन पर गई और मंच पर यह उनसे पहले भाषण दे रहे थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दिल्ली बुला लिया और वहां उन्हें पार्टी के लिए अलग अलग जिम्मेवारी दी गई। 1999 के आम चुनाव में उन्हें किशनगंज सीट से तस्लीमुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट दिया गया। किशनगंज सीट पर सैयद शहनवाज हुसैन की जीत पार्टी के लिए एक अप्रत्याशित जीत थी। कारण है लालू प्रसाद यादव का दहशत प्राप्त तस्लीमुद्दीन को किशनगंज का डॉन माना जाता था। जहां उसके विरोध में कोई भी चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं करता था और जो भी उसके खिलाफ होता था वह या तो फिर उसी का डमी कैंडिडेट होता था या फिर जो उसका डमी नहीं होता था उसे न केवल हर तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता था, परेशान किया जाता था, बल्कि उसका जीना हराम हो जाता था। ऐसे में शहनवाज की जीत बेहद महत्वपूर्ण जीत थी, खासकर तब जबकि उनके समर्थक में सुशील कुमार मोदी के अलावा कोई भी बड़े नेता वहां प्रचार करने नहीं गए। सैयद शहनवाज हुसैन को 32 साल की उम्र में 1 सितंबर 2001 को राजीव प्रताप रूडी की जगह नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। 2003 में कपड़ा मंत्रालय का काम दिया गया। वाजपेयी सरकार में दोनों ही मंत्रालय में इनका कामकाज काफी सराहा गया। 2004 के आम चुनाव में वे किशनगंज सीट से अपना चुनाव हार गए। इसके बाद 2006 में जब भागलपुर लोकसभा सीट से उपचुनाव हुआ तो उन्हें पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया और वह चुनाव जीतने में सफल हुए। 2009 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की करारी हार हुई थी। कांग्रेस की सरकार बन गई थी। उस समय भी शहनवाज हुसैन भागलपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। शहनवाज हुसैन संसद में पार्टी का पक्ष मजबूती के साथ रखते थे, लेकिन इसी बीच 2013 के मध्य तक पार्टी के आंतरिक राजनीति और फिर घटनाक्रम में तेजी से बदलाव आया। 2014 के आम चुनाव को लेकर जब पार्टी की नई रणनीति तैयार की जा रही थी तो जून 2013 में पार्टी के प्रचार समिति का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को बनाया गया, जिसका लाल कृष्ण आडवाणी ने खुला विरोध किया। आडवाणी ने 13 सितंबर 2013 को न केवल पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से खुद को अलग रखा बल्कि सभी पदों से इस्तीफा देना चाहा। आपको बता दें कि 1980 में वाजपेयी के गठन के बाद से अब तक यह पहला अवसर था जब आडवाणी ने पार्टी के महत्वपूर्ण बैठकों में भाग नहीं लिया। इस दौर में और इसके काफी समय बाद तक शहनवाज हुसैन को मोदी खेमे में नहीं बल्कि आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, सुषमा स्वराज, उमा भारती और यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं के बीच अधिक देखा गया। दोस्तों देश भर में शुष्क हो चले मौसम में जल्द बदलाव देखने को मिल सकता है। जी हां, मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि देश के कई राज्यों में बेमौसम बरसात की शुरुआत होने वाली है। जी हां, विशेषज्ञों के अनुमान में कहा गया है कि मौसम में यह बदलाव फरवरी के दूसरे पखवाड़े के शुरुआती दिनों में आएगा। जी हां, शुरुआती दिनों से आएगा, जिसके चलते कई राज्यों में बेमौसम बारिश होने या फिर गरज के साथ बौछारें गिरने की संभावना है। मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली निजी एजेंसी स्काई मेट वेदर के प्रमुख वैज्ञानिक महेश पालावत बताते हैं कि 16 से 20 फरवरी के बीच बारिश होने या फिर गरज के साथ बौछारें गिरने की संभावना है। इसे हम बेमौसम बरसात ही कहेंगे।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के गुलाम नबी आजाद की जब से प्रशंसा की है तब से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। जी हां, गुलाम नबी आजाद के साथ ही सदन से रिटायर होने वाले 2 पीडीपी नेताओं की भी राजनीतिक भविष्य की चर्चा जोर पकड़ रही है। कुछ लोग गुलाम नबी आजाद को उपराष्ट्रपति पद के लिए संभावित एनडीए उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। जी हां, वही कुछ लोग कांग्रेस के G23 का हवाला देते हुए आजाद को जम्मू कश्मीर में बीजेपी का संभावित चेहरा मान रहे हैं। जहां सरकार भविष्य में चुनाव कराने की योजना बना रही है। जी हां, अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून के अनुसार सूत्रों का हवाला से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके पास घाटे में नेतृत्व की कमी है। अगर राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के पीएम मोदी के जवाब को पढ़ा जाए तो फिर कुछ बिंदुओं को जोड़ा जा सकता है। जी हां, अपने भाषण से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद के तौर तरीकों और जम्मू कश्मीर में हुए हालिया डीसी चुनाव में उनकी टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित किया। पीएम मोदी ने कहा था कि गुलाम नबी जी हमेशा से शालीनता से बोलते हैं और कभी भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। हमें उनसे यह सीख लेनी चाहिए। मैं इसके लिए उनका सम्मान करता हूं। दोस्तों, बिहार के मधुबनी में कल रात बेखौफ हथियार बंद बदमाशों ने किराना थोक व्यापारी के घर को निशाना बनाते हुए डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। जी हां, डकैती की घटना को अंजाम देकर डकैत मौके से फरार हो गए। डकैती की वारदात नेपाल बॉर्डर से सटे बासोपट्टी थाना इलाके के बासोपट्टी बाजार की है। बताया जाता है कि पीड़ित व्यापारी संतोष मुरारका बासोपट्टी के सबसे बड़े किराना थोक व्यापारी में से एक है। संतोष मुरारका का कहना है कि बुधवार करीब रात 9 बजे का वक्त था। वह अपने दुकान पर ही थे। जब घर पर सिर्फ महिलाएं और बच्चे थे। जब तभी उन्हें सूचना मिली कि उनके आवास पर 4 हथियारबंद बदमाश पहुंचे और फिर मेन गेट को खुलवाकर अंदर दाखिल होते ही हथियार के दम पर परिजनों को अपने कब्जे में ले लिया। अपराधियों ने धमकी देते हुए परिजनों से लॉकर की चाबी लेकर लॉकर में रखे गए करीब 7 लाख नगद और कुछ सामान लिया और चलते बने। यह लूट की इस वारदात के बाद से पूरा परिवार दहशत में है। यह परिवार के घर डकैती की सूचना मिलते ही बासोपट्टी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। दोस्तों, बिहार के नए नवेले मंत्री अपनी ही सरकार के अधिकारी की अफसरशाही का शिकार हो गए। दरअसल बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम ने जब विभाग की कमान संभाली तो उनको अन्य मंत्रियों की तरह अपने विभाग के प्रधान सचिव के हाथों गुलदस्ता नसीब नहीं हुआ। जी हां, खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम उस वक्त आग बबूला हो गए थे जब वे पदभार ग्रहण करने विभाग पहुंचे। जी हां, लेकिन प्रधान सचिव हरजोत कौर मौजूद नहीं थी। इस दौरान मंत्री ने गांधीगिरी दिखाते हुए वहां मौजूद चपरासी के हाथों बुके लिया। जी हां, प्रधान सचिव की गैर मौजूदगी और मंत्री द्वारा चपरासी से बुके लेने का मसला 2 घंटे तक सचिवालय में चर्चा का केंद्र बना रहा। इस दौरान मंत्री ने यहां तक कह दिया कि अफसरशाही नहीं चलेगी और वे विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर के खिलाफ सीएम नीतीश कुमार से शिकायत करेंगे। जी हां, मंत्री जी के बिगड़ने के बाद आनंद फराने में विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर मंत्री चैम्बर में पहुंची और फिर न सिर्फ बुके देकर उनका स्वागत किया बल्कि उसे मिसकम्युनिकेशन बताया। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री की 7वीं बार शपथ लेने के 84 दिन बाद नीतीश मंत्रिमंडल में 17 नए मंत्रियों में शामिल किया गया। जी हां, इन 17 मंत्रियों में से 15 करोड़पति मंत्री हैं। जी हां, नीतीश मंत्रिमंडल में भाजपा नेता नीरज कुमार बबलू के पास सबसे ज्यादा संपत्ति यानी कि 14 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति के साथ अमीर नेता है। जी हां, जो कि दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई है। जी हां, इसके अलावा मोहम्मद जमा खान के पास सबसे कम 30 लाख रुपए की संपत्ति है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष इन लोगों ने अपना संपत्तियों का ब्यौरा दाखिल किया था। इस मुताबिक नीतीश के 17 में से 15 मंत्रियों के पास 1 से 14 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। जी हां, नीरज कुमार बबलू 14 करोड़ रुपए के अलावा संजय झा के पास 8 करोड़, सम्राट चौधरी के पास 7 करोड़ और भोरे विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुनील कुमार के पास 6 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। जी हां, वही भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के पास 3 करोड़ 92 लाख रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा आलोक रंजन के पास 4 करोड़ 15 लाख, प्रमोद कुमार के पास 3 करोड़ 83 लाख, सुमित कुमार के पास 3 करोड़ 68 लाख रुपए, श्रवण कुमार के पास 2 करोड़ 39 लाख, लेसी सिंह के पास 2 करोड़ 53 लाख, मदन सहनी के पास 2 करोड़ 2 लाख, सुभाष सिंह के पास 2 करोड़ 17 लाख, नितिन नवीन के पास 1 करोड़ 74 लाख, नारायण प्रसाद के पास 1 करोड़ 76 लाख और फिर जनक राम के पास 1 करोड़ 6 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। जबकि जयंत राज के पास 61,67,889 रुपए और फिर मोहम्मद जमा के पास 30 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है।
दोस्तों, चारा घोटाले से जुड़े मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की रिहाई का मसला एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। जी हां, पिता और फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रिहाई के लिए बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव द्वारा चलाए गए आजादी पत्र मुहिम के तहत बिहार भर से जमा चिट्ठियों को दिल्ली भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक शाम 4 बजे पटना में स्थित जीपीओ से तेज प्रताप यादव पूरे बिहार भर के से आए आजादी पत्र को राष्ट्रपति भवन के लिए पोस्ट करेंगे। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले से जुड़ा मामला में सजा काट रहे हैं। जहां उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची के रिम्स से दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया है। हालांकि दिल्ली जाने के बाद लालू प्रसाद यादव की तबीयत पहले से बेहतर है। जहां उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए परिवार के लोग तो है ही, साथ ही डॉक्टर्स की टीम भी लगातार काम कर रही है। जी हां, इधर उनकी रिहाई के लिए बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के साथ राजद के छात्र संगठन के तरफ से भी रिहाई को लेकर मुहिम चलाया था। इसके तहत सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को भी लालू प्रसाद यादव की रिहाई के लिए चलाई गई मुहिम से जोड़ा गया था। दोस्तों, अब जबकि कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आने लगी है, लेकिन बिहार में एक बार फिर से कोरोना की जांच रिपोर्ट की डेटा में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। जी हां, मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहां पर मरीजों के टेस्ट रिपोर्ट में डेटा में बड़े पैमाने पर फर्जी एंट्री की गई है। जी हां, गड़बड़ियां सरकारी अस्पतालों की कोरोना जांच रिपोर्ट में डेटा के सामने आई है। जी हां, अस्पताल में दी गई कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट में मरीजों के नाम, नंबर सब की फर्जी एंट्री का रिपोर्ट दे दी गई है। यह खुलासा यहां जमुई, शेखपुरा और पटना जिले के सरकारी अस्पतालों में कोरोना डेटा के करीब 600 एंट्री की जांच में हुआ है। जब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के जमुई जिले में 3 पीएचसी में कोरोना के 588 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जहां पर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जब प्रशिक्षण किए गए प्रत्येक मरीज का नाम, उसकी आयु और फिर मोबाइल नंबर को एक के चार्ट में नीचे रखा गया और पटना भेज दिया गया। लेकिन इस डेटा को साजिशन राज्य के अन्य जिलों के आंकड़ों के साथ एकत्रित किया गया था। मीडिया रिपोर्ट में जमुई, शेखपुरा और पटना में 6 पीएचसी में 16, 18 और फिर 25 जनवरी को चार्ट में कोरोना टेस्ट रिकॉर्ड में की गई 588 एंट्री की जांच की गई। लेकिन बुनियादी डेटा प्रोटोकॉल के टारगेट को पूरा करने के लिए डेटा एंट्री में फर्जीवाड़ा किया गया। इसमें मोबाइल नंबर से लेकर फर्जी नाम और उम्र की एंट्री तक में गड़बड़ी की गई। दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को संसद में चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर बयान दिया है। जहां उन्होंने कहा है कि भारत अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को देने वाला नहीं है और इसे संकल्प का ही नतीजा है कि हम पूर्वी लद्दाख के चीन के साथ सीमा जारी गतिरोध के मद्देनजर समझौता की स्थिति पर पहुंचे हैं। जी हां, राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि द्विपक्षीय संबंध दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं और सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। जी हां, राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री ने देश को आश्वस्त किया है कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। उन्होंने बताया कि मैं सदन को यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि अभी भी एलओसी पर तैनाती और फिर निगरानी के बारे में कुछ मुद्दे बचे हैं। उन्होंने कहा कि इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोस्तों, नीतीश सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। जी हां, जदयू के 8 तो भाजपा के 9 विधायक और फिर 2 एमएलसी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। मंत्रिमंडल विस्तार में भागलपुर की झोली खाली रह गई। जी हां, मंत्री पद की आस लगाए बैठे भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से लगातार चौथी बार विधायक बने नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल को भी जगह नहीं मिल पाई। जी हां, गोपाल मंडल ने बताया कि आलाकमान से आश्वासन मिला था। वे पिछले 1 सप्ताह से पटना में ही कैंप लगाए हुए बैठे थे। मंत्री पद नहीं मिलने पर आश्चर्यचकित हूं। वह शीघ्र ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिलेंगी। विधायक ने कहा है कि मुख्यमंत्री से मंत्री पद देने का आग्रह करेंगे या फिर किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का अनुरोध करेंगे ताकि पूरे बिहार में नेता के रूप में काम कर सकें। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि वे सीएम नीतीश कुमार के करीबी हैं, पूरे बिहार में जाति के सबसे मजबूत नेता है। उनकी दावेदारी अन्य सभी विधायकों से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने को लेकर आश्वासन था, अंतिम समय में नाम कैसे कट गया ये समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। जी हां, इस बात की जानकारी खुद बिहार के सीएम और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने दी है। जी हां, 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान जब पत्रकारों ने सीएम नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का कोई भी बात नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग एक साथ हैं और सेवा
कर रहे हैं, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए मिलना जुलना स्वाभाविक है। अभी सरकार में शामिल होने के मसले पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि चुनाव के बाद वे पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। बंगाल चुनाव को लेकर सवाल पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को अधिकृत कर दिया गया है। पार्टी के लोग अब हर राज्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो उन्होंने कहा है कि हम लोग सेवा कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में मंगलवार को ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। सारे लोग मिलजुल कर काम करेंगे और विकास करेंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।